तो आज के लिए हम काफी सिंपल चीजें रख रहे हैं, ठीक है। सिर्फ इंट्रोडक्शन वगैरह करेंगे एसक्यूएल का, एंड जो बेसिक चीजें कैसे वर्क करती हैं, क्या सॉफ्टवेयर वगैरह यूज होते हैं, उन सब के बारे में बात होगी, ठीक है। वैसे तो जो बैच है उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह कर ली है, बट एक बार उस चीज का बैकअप ले रहे हैं आज, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो एसक्यूएल के अगर मैं बहुत बेसिक में बताऊं, तो एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मैं डेटाबेस में के अंदर डेटा स्टोर करता हूँ, ठीक है। एक डेटाबेस होता है मेरे पास, उसके अंदर मैं डेटा स्टोर करता हूँ, टेबल्स की फॉर्मेट में उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, एंड उसके ऊपर डेटा डालने के लिए, निकालने के लिए, अपडेट करने के लिए, कुछ भी करने के लिए बेसिकली डेटा के साथ मेरे पास कमांड देता हूँ, ठीक है। इन कमांड्स को मैं क्वेरीज भी बोलता हूँ, और जो कमांड देता हूँ ना वो एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। कि सबसे पहले ये देना है, उसके बाद ये देना है, उसके बाद ये करना है, तो एक स्ट्रक्चर है बेसिकली, राइट। तो इसी वजह से जो लैंग्वेज बन के आती है इससे, वो बनती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मैं स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर कमांड्स अपने दे रहा हूँ, राइट। हाँ, ठीक है। मैं एक स्ट्रक्चर मैनर के अंदर अपने कमांड्स दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ, मतलब एसक्यूएल के वैसे तो बहुत सारे वेरिएंट्स है पहले तो, ठीक है। नो एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, एमएस एसक्यूएल, पोस्टग्री एसक्यूएल, ठीक है, ओरेकल एसक्यूएल, काफी सारे हैं, ठीक है। जो हम यूज करते हैं वो होती है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल और एमएस एसक्यूएल, ठीक है। तो एमएस एसक्यूएल को रन करने के लिए वी रिक्वायर टू थिंग्स, ठीक है। पहले तो हमें जो एसक्यूएल सर्वर चाहिए होता है वही रहता है, ठीक है। और उसके बाद बड़ा द सेकंड थिंग इज कि जो सर्वर होता है ना, एक्चुअली वो एक सर्विस की तरह रन होता है, मतलब उसका कोई भी ऐसे विंडो या आइकन या ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जब आप एक एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करते हो तो बस वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। वो जैसे ही आप फिर विंडोज को स्टार्ट करते हो, विंडोज के स्टार्ट होने के साथ वो स्टार्ट होता है, एंड जब आप विंडोज को शट डाउन करते हो तो बंद हो जाता है साथ ही, ठीक है। तो अब इस सर्वर से इंटरेक्ट करने के लिए वी नीड समथिंग कि जहां पे हम क्वेरी लिख सकें, रन कर सकें, सब कुछ कर सकें, राइट। इसके लिए वी वांट समथिंग। तो ये जो समथिंग है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका नाम है एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख भी रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका इंस्टॉलेशन एंड डाउनलोड वाला पार्ट है, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू इज कि अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एक बैकअप टाइप, राइट। गिव मी अ सेकंड, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, एंड देन इसका लिंक्स वगैरह जो भी होंगे, जैसे भी होगा वो आपको रिकॉर्डिंग से मिल जाएंगे, एंड इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल है दोनों चीजें, तो मतलब ऐसे एसएमएस है आपके पास एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, और इंस्टॉल है तो हमारा काम काफी इजी है ना। तो ओपन कर लो बस, स्टार्ट करते हैं। बेसिक एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन तो ले लिया आपने, हम स्टार्ट कर लेते हैं आगे, कोई इश्यू नहीं है। अरे ठीक है, ठीक है, हो रहा है वो स्टार्ट, ओके। तो ठीक है, अब एसक्यूएल को हम बेसिकली चार पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप यू कैन से दीज आर लाइक सब लैंग्वेजेस। एसक्यूएल खुद एक लैंग्वेज है, उसकी सब लैंग्वेजेस में बोल सकता हूं, ठीक है। तो ये चार पार्ट कौन से हैं? सबसे पहले मेरे पास आता है डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर आता है मेरे पास डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। फिर आता है मेरे पास डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड देन वी हैव डीटीएल, डेटा ट्रांजैक्ट लैंग्वेज, ठीक है। सो इन चार सब लैंग्वेजेस में से हम तीन कवर करते हैं, ठीक है। एज व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिटिक्स, तो आपको जो तीन हम कवर करने वाले हैं उन्हीं का काम पड़ता है, ठीक है। जो डीसीएल है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, वो हम कवर नहीं करते, क्योंकि वो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, जो सिक्योरिटी वगैरह में ज्यादा वर्क करते हैं वो यूज करते हैं उसको, ठीक है। तो वी विल कवर डीडीएल, डीएमएल एंड डीटीएल, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट विद डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, वी आर बेसिकली स्ट्रक्चरिंग द डेटा, ठीक है।
तो डेटाबेस बनाना, उसमें टेबल्स बनाना, सॉरी कॉलम्स डिफाइन करना, रोज नहीं, कॉलम्स डिफाइन करना, ठीक है। वी हैव समथिंग कॉल्ड कंस्ट्रेंट्स, मतलब रूल्स। हाँ श्योर। नहीं, सन को भी करना था, तुमने बोला ही नहीं मेरे को। मत कर लो एक बार। गिव मी अ सेकंड, लेट मी ऐड हर एज वेल। फिर पता नहीं लगी वो भी वापस आ रही है। अच्छा, इसका एग्जाम चल रहे हैं अभी। अरे, फिर तो मतलब कवर करना मुश्किल मुश्किल नहीं है साथ में। अच्छा, सही सही है। तो ज्यादा ही रहता है लगातार हो जाए। क्या? बुक्स नहीं देते कॉलेज वाले? अच्छा। हाँ। ये भी सही है। चलो कोई बात नहीं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुस्कान और आ रही है, मुस्कान को ज्वाइन करने देते हैं, उसके बाद हम इस पे आते हैं वापस। ठीक है, मैंने उसको ऐड करके लिंक तो भेज दिया था। ठीक है, एक बार बस वी आर वेटिंग कि वो आ जाए, फिर आगे करते हैं। सर्वर को डिफाइन करना हो, सर्वर का बेसिकली मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज जिसके ऊपर मल्टीपल पीपल अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा सिस्टम हो सकता है, बेसिकली मेरा लैपटॉप भी एक सर्वर हो सकता है, मैं बहुत सारे पीपल को इसका एक्सेस दे दूं, ठीक है। अगर दो या दो से ज्यादा लोग एक सिस्टम को एक्सेस कर रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से, आइदर फॉर द एसक्यूएल, आइदर फॉर द एडिटिंग, या फिर फाइल शेयरिंग, किसी भी चीज के लिए, तो वो एक सर्वर कहलाता है। हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मुस्कान आप एक बार अपना, अगर एसएसएमएस इंस्टॉल्ड है आपके पास। यस सर। हाँ, तो एक बार इसे ओपन कर लो एंड उसके अंदर हम वर्क करेंगे, ठीक है। ओके, तो कमिंग बैक टू द एसएसएमएस, काफी सारे लोगों ने यहाँ पे एसएसएमएस में अभी तक कनेक्शन वगैरह बनाना नहीं सीखा है, सो आई विल टेल यू दैट एज वेल, ठीक है। तो जब भी आप एसएसएमएस अपना ओपन करते हो, इस तरीके से आपके पास एक विंडो आ जाती है, ठीक है। इस विंडो के अंदर आपके पास कई सारी चीजें आ रही हैं कि नेम वगैरह डालना है आपको, सर्वर का ऑथेंटिकेशन डिफाइन करनी है, काफी कुछ करना है, राइट। तो इसमें कनेक्शन स्टैब्लिश करना होता है हमें हमारे सर्वर के साथ, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास क्या सिनेरियो है कि जो सर्वर है वो भी हमारे सिस्टम में ही है, और जो एसएसएमएस है वो भी हमारे सिस्टम में ही है, राइट। यूजुअली जब आप किसी कंपनी के लिए वर्क करते हो, जब आप कहीं बाहर वर्क करते हो, तो जो सर्वर होता है वो आपके सिस्टम में नहीं होगा, वो कंपनी के किसी सिस्टम में होगा, वहां से आप सिर्फ उसे एक्सेस कर रहे होगे, ठीक है। तो फॉर नाउ व्हाट यू कैन डू इज कि सबसे पहले आपको चाहिए सर्वर का नाम, राइट। सर्वर का नाम आप दो तरीके से निकाल सकते हो। जब एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करते हो, तो लास्ट में आपके पास सर्वर का नाम लिखा हुआ आता है, आप वहां से कॉपी करके रख सकते हो। बट क्योंकि हमने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर लिया है, अब हमारे पास वो नाम नहीं है, हमें नहीं पता, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू ब्राउज। यहाँ पे ऊपर ब्राउज का ऑप्शन है, यहाँ पे जा सकता हूँ मैं, और यहाँ पे बस लोकल का एक ऑप्शन है, राइट। लोकल के अंदर मेरे पास यहाँ पे दो सर्वर मेरे पास एक्चुअली इंस्टॉल्ड है, तो वो दिख रहे हैं, राइट। मेरे पास दो सर्वर इंस्टॉल्ड है, तो वो मेरे को दिख रहे हैं। हाँ, दिखाओ क्या हुआ। आपके में तो नाम लिखा हुआ है ना, तो कोई इशू नहीं है। हाँ, चलो बात करो। हाँ, क्योंकि आपका काफी पुराना है एसएमएस ना। यहाँ पे शायद आना चाहिए आपके में।
ये ब्राउज़र मोड यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा अपडेट कर लेना इसे। लिंक मैंने भेजा नहीं हुआ, रिकॉर्डिंग में मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना है, तो वहां से कर लेना, ठीक है। ओके, तो यहाँ से अब जो मेरा सर्वर है, यूजुअली आपके पास एक ही नाम आ रहा होगा तो आपको तो कंफ्यूजन होगी ही नहीं, और मेरे पास दोबारा है तो मेरे को पता है मेरे को किससे कनेक्ट करना है, तो बस मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगा, डबल क्लिक कर लूंगा। ओके, तो जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरा सर्वर का नाम ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है आपके पास ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एसएसएमएस के अंदर जो ऑथेंटिकेशन सेटअप होता है वो होता है एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन के नाम से, ठीक है। यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन आ रहा है, बट बाय डिफॉल्ट आपको ये सॉरी ये दिखेगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट आपको ये दिखता है, ठीक है। अब अगेन अगर जब आप कंपनी के अंदर वर्क कर रहे होते हो तो वहां पे आपको सर्वर एक्सेस करने के लिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड दिया जाता है, तो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन में वही आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है। बट क्योंकि फिलहाल सर्वर हमारा लोकली ही इंस्टॉल्ड है, हम सिंपली वहां पे विंडोज ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मैंने विंडोज ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो आपका यूजर नेम और पासवर्ड वाली फील्ड तो बाय डिफॉल्ट गायब ही हो गई, है ना। अब लास्ट में आपको एक चीज और चेंज करनी होती है, विच इज कि लास्ट में आपके पास ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है, एक छोटा सा, राइट। इसको आपको टिक करना पड़ता है, ठीक है। बाकी सब आप छोड़ सकते हो, बाकी सब आप बाय डिफॉल्ट जो भी है उसको वैसे ही छोड़ दो, इसको आपको टिक करना होता है, ठीक है। जब स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा, गिव मी अ सेकंड। सॉरी मैंने एक ऐप शेयर किया हुआ है, गिव मी अ सेकंड, अभी मैं फिक्स कर लेता हूँ इस चीज को। ठीक है, इस पैनल की हम बात कर रहे थे, ओके, ठीक है। तो लास्ट में बस मैं जो ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट का ऑप्शन है इसको टिक कर दिया मैंने। तीन चीजें मैंने करी हैं, सबसे पहले मैंने नेम डिफाइन किया, उसके बाद मैंने ऑथेंटिकेशन को एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से विंडोज ऑथेंटिकेशन पे चेंज किया, और लास्ट में ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को मैंने टिक कर दिया, ठीक है। अब इसका इन डेप्थ मतलब ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट का इन डेप्थ मतलब तो एज सच नहीं जाना चाहिए अभी हमें, बट एक बेसिक अगर मैं बताऊं तो इट्स लाइक कि मैं अपने एसएसएमएस को बता रहा हूँ कि हाँ ये सर्वर मेरा ट्रस्टेड सर्वर है, ठीक है, कि मैं इसको इस पर ट्रस्ट करता हूँ और मेरे को इससे कनेक्ट करने दो, बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारे चेंजेस करने के बाद वी विल सिंपली क्लिक ऑन कनेक्ट, ठीक है। हमने कनेक्ट पे क्लिक किया, और कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कनेक्शन स्टैब्लिश होगा, और कनेक्शन स्टैब्लिश कैसे होगा ये चीज पता करने के लिए हम अपने जब ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में देखेंगे, मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है, सॉरी राइट हैंड साइड पे आ रहा है, बट आपके लिए राइट हैंड साइड पे हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए, इस तरीके से फोल्डर्स आ जाए, तो मतलब आप कह सकते हो कि आपका जो सर्वर से कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके बाद सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर। सॉरी, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर इज कि आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको बेसिकली दिखाता है आपका ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, ठीक है। कि जितने भी आपके पास डेटाबेसेस हैं, जितने भी आपके पास टेबल्स हैं, जितने भी आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, या जितने भी आपके पास पॉलिसीज है, सिक्योरिटी पॉलिसीज वगैरह हैं, ऑब्जेक्ट्स है, जो भी है, एक एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो जो चीजें आती हैं या जो जो चीजें आप क्रिएट करते हो वो सब आपकी यहाँ पे शो होती है, ठीक है। अब एज अ डेटा एनालिस्ट, एज अ डेटा साइंटिस्ट, हमें बहुत सारी चीजों में जाने की जरूरत नहीं होती। हमारे लिए जो सबसे मेन फोल्डर है इसमें से वो है सबसे पहला फोल्डर विच इज कॉल्ड डेटाबेसेस, ठीक है। मैं डेटाबेसेस को ओपन करता हूँ, अब जो आगे प्लस का आइकन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करके मैं इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे काफी सारे डेटाबेसेस ऑलरेडी आ रहे हैं, है ना। आप लोगों के लिए यहाँ पे डेटाबेसेस एक भी नहीं आएगा, ठीक है, अगर आपने पहले से क्रिएट नहीं करे, क्योंकि मैं तो क्रिएट किए हुए हैं काफी सारे डेटाबेसेस, तो इसलिए मेरे पास आ रहे हैं। आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नहीं आएगा कुछ भी, ओके। तो हमें अब डेटाबेस को एक क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड रिमेंबर
हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, या कंस्ट्रेंट्स बना रहे हैं, या टेबल को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये सारा पार्ट मेरा डीडीएल का पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डीडीएल ही कवर कर रहा हूँ। ओके, तो सिंपली अब मेरे को पैनल चाहिए जिसके अंदर मैं क्वेरीज को लिखूंगा। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली मैं कर दूंगा कंट्रोल एन, कंट्रोल एन दबाया, इस तरीके से मेरे पास पैनल खुल जाएगा जिसके अंदर मैं क्वेरी लिख सकता हूँ अपनी। ठीक है, अब जो सबसे पहला कमांड, जो सबसे पहली क्वेरी मेरे पास आती है, जो कि मैं बिल्कुल अपने एंड तक भी यूज करूंगा, वो होती है क्रिएट। ठीक है, सबसे पहली कमांड, जो सबसे पहली क्वेरी मेरे पास आती है, वो होती है क्रिएट। ठीक है, तो अब सबसे पहले मेरे को एक डेटाबेस बनाना है, तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज क्रिएट क्वेरी वर्क कैसे करती है, मैं सिंपली लिखूंगा क्रिएट, देन मेरे को क्या क्रिएट करना है, मेरे को डेटाबेस क्रिएट करना है, सो डेटाबेस एंड उसका नाम, कि किस नाम से मेरे को क्रिएट करना है। ठीक है, आप किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं बैच के नाम से क्रिएट करता हूँ ताकि मेरे को याद रहे कौन से डेटाबेस में हम किस बैच में वर्क कर रहे थे, राइट। आई विल डू SQL 12 PM। ठीक है, आप किसी भी नाम से क्रिएट करना, एंड जो क्वेरी हम लिख लेते हैं उसके बाद हम उसे एंड करते हैं विद अ सेमीकोलन। ठीक है, एंड बस आप इसको रन करने के लिए यू कैन डू दिस एग्जीक्यूट बटन आप दबा सकते हो, या सिंपली ऑल्ट एक्स कर दोगे तब भी रन हो जाएगी, ऑल्ट एक्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर में जाके देखो, इसको रिफ्रेश कर लो, डेटाबेसेस में यहाँ पे आपके पास SQL 12 PM दिख गया मेरे को। ठीक है, अब अभी यहाँ से इसको एक्सपैंड करने की नीड नहीं है, अब थोड़ा टाइम बाद एक्सपैंड करेंगे उसे, देखेंगे अंदर क्या होता है। ठीक है, अब जब मैंने एक बार डेटाबेस अपना क्रिएट कर लिया, मेरे को उसको सिलेक्ट करना पड़ता है, मेरे को उसको यूज करना पड़ता है। ठीक है, यूज करने के लिए I'll do is use then the name of the database SQL 12 PM। ठीक है, अगेन, और अब मैं डायरेक्टली ऑल्ट टेक्स्ट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ऑल्ट टेक्स्ट का क्या मतलब होता है कि जितना भी मैंने लिखा हुआ है ना, सब कुछ रन कर दो, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अपना यूज वाला कमांड रन करना है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, फिर ऑल्ट टेक्स्ट करूंगा। तो अगर मेरे पास कुछ भी सिलेक्टेड होता है तो इसका मतलब होता है कि जब मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो सिर्फ वो जो सिलेक्टेड पार्ट है वो रन होएगा। क्लियर है? आप लोगों को भी ऑनलाइन क्लियर है सबको? ज्योति, विशाखा, आकाश, मुस्कान? यस सर। ओके, बाकी लोगों को? यस सर। ओके, और कोई भी डाउट है ना तो बीच में बोल देना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, मैंने अपना एक डेटाबेस क्रिएट किया, इसको मैंने यूज कर लिया। ठीक है, अब इस डेटाबेस के अंदर मैं एक टेबल क्रिएट करूंगा। ठीक है, एक टेबल क्रिएट करूंगा। ओके, एंड टेबल क्रिएट करने से पहले वी विल स्टडी अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट डेटा टाइप्स। ठीक है, कि जैसे आपने एक्सेल पढ़ा हुआ है, एक्सेल के अंदर क्या होता है, हमारे पास नंबर्स होते हैं, टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं, डेट वैल्यूज होती हैं, राइट। सेम उसी तरीके से हमारे पास एसक्यूएल के अंदर भी नंबर्स, टेक्स्ट, डेट वैल्यूज, ये सब होती है। ठीक है, एंड व्हेन आई एम क्रिएटिंग अ टेबल, तो मैं हर एक कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ। ठीक है, हर एक कॉलम का डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है मेरे को। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप्स है वो आपके तीन चार ही हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे अवेलेबल है, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो आपके तीन चार ही हैं। ठीक है, एक आपके पास है इंट फॉर इंटीजर्स, जो कि आपका कवर करता है -∞ से +∞ तक, तो माइनस के सारे नंबर्स, पॉजिटिव सारे नंबर्स एंड जीरो। ओके, ये होता है आपका इंट, इंटीजर, राइट। उसके बाद आपके पास आता है कैर। ठीक है, कैर इज फॉर टेक्स्ट, कैरेक्टर्स। ठीक है, अब कैरेक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ABC की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर आपके स्पेशल कैरेक्टर्स, इसके अंदर आपके नंबर, ये भी आ सकते हैं, क्योंकि ये भी इन दी एंड है कैरेक्टर्स ही। बट और मैं एक नंबर की बात करूं, लेट्स से 2, और मैंने उसको डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है कैरेक्टर, और एक बार मैंने उसको डेटा टाइप डिफाइन कर रखा है इंटीजर। डिफरेंस क्या है? कैलकुलेशंस नहीं कर सकता मैं बेसिकली, जब मैंने उसे इंटीजर की तरह डिफाइन किया हुआ है ना, तो मैं 2 + 1 कर सकता हूँ, मेरे पास 3 आ जाएगा, बट
जब मैंने उसे एक कैरेक्टर की तरह डिफाइन किया हुआ है, तो उसमें 1 ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, ये बेसिकली डिफरेंस होता है। ओके, तो कैरेक्टर इज बेसिकली वट एवर यू कैन पुट इन साइड अ डबल, मतलब कोट्स के अंदर आप जो भी डाल दो तो आपको कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, अब कैरेक्टर्स के ना कई सारे वेरिएंट होते हैं, कई सारे टाइप्स होते हैं। सो सबसे पहले तो कैरेक्टर खुद है। ओके, गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो मेरे पास ना कैरेक्टर के काफी सारे टाइप्स होते हैं, काफी सारे वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज वेरिएंट्स हैं, जो वेरिएंट्स हम यूज करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जो कैरेक्टर है ना वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर आप जब कैरेक्टर को डिफाइन करते हो तो ब्रैकेट में एक लिमिट देते हो। लेट्स से आपने लिखा कैरेक्टर एंड ब्रैकेट में लिख दिया 5, तो मतलब आप उस कॉलम के अंदर जो भी इनपुट दोगे उसकी मैक्सिमम लेंथ 5 हो सकती है। एक एंट्री में 5 ही कैरेक्टर आ सकते हैं उसमें। ठीक है, ये एक बेसिकली इसका फैक्टर है, मतलब हर कैरेक्टर के टाइप में यूज होता है। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जब मैं कैरेक्टर के अंदर लेट्स से मैंने लिमिट दी है 20 की। ठीक है, अब मेरा जो नाम एंटर मैंने किया वो किया लेट्स से 10 कैरेक्टर्स का। ठीक है, 20 की लिमिट थी, 10 मैंने एंटर किए, तो टेक्निकली बस 10 बचे। बट ऐसा नहीं होता, जब मैं कैरेक्टर यूज कर रहा हूँ ना, तो 20 की जो मैंने लिमिट दी वो 20 की 20 रिजर्व करके रखेगा, एंड जितने भी मेरे बचे हुए कैरेक्टर्स हैं वो सब वेस्ट हो जाएंगे। मतलब 10 मैंने यूज किए तो 10 मेरे वेस्ट हो गए। अब एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम थी कि मेरा जो स्पेस है वो एक्स्ट्रा यूज हो रहा था। तो इसको फिक्स करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस करते हैं varchar। ठीक है, हमने इंट्रोड्यूस किया वेरिएबल कैरेक्टर। अब इसमें क्या होता है कि सेम एग्जांपल, 20 की मैंने लिमिट दी थी, 10 मैंने डाले, तो जब मैंने 20 की लिमिट दी उसने 20 रिजर्व किया, मैंने 10 कैरेक्टर्स डाले, उसे 10 वो अलॉट कर दिए उनको। ठीक है, जो बचे हुए 10 थे वो उनको रिलीज कर देगा, मतलब हमारे पास वो स्पेस वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसी का एक छोटा सा यू कैन से वेरिएंट होता है, या इसी का छोटा सा एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं nvarchar, न्यूमेरिकल वेरिएबल कैरेक्टर। ठीक है, हम सबसे ज्यादा nvarchar को यूज करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंटरनली ये ना नंबर को थोड़ा सा अच्छे से हैंडल कर लेता है। बस नंबर्स इस पे ज्यादा इशू कॉज नहीं करते, varchar में नंबर थोड़ा सा इशू कॉज कर देते हैं। ठीक है, सो जो हमारा जब भी हमें टेक्स्ट डिफाइन करना होता है तो हम nvarchar ही यूज करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो लेगा उसे टेक्स्ट की तरह ही। मतलब पॉइंट इज, जब आप varchar में नंबर एज टेक्स्ट देते हो ना, तो इंटरनली कभी कभी दे द चांस कि कुछ फ्लो आ जाए, कुछ डेटा करप्ट होने के चांसेस होते हैं varchar के अंदर, एंड varchar उस चीज को फिक्स कर देता है। अब ये क्या इशू था और क्या फिक्स हुआ, इसको समझने के लिए हमें काफी ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा हम कंप्यूटर्स के बाइनरी वाले पार्ट पे नहीं जाते हैं। ठीक है, इतना मान लो कि जब भी आपको टेक्स्ट यूज करना है आप nvarchar लिखते हो। ठीक है, अब ये हुआ आपका कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, अब जो अगला डेटा टाइप हमारे पास आता है वो है इंटीजर। ठीक है, इसको हम डिफाइन करते हैं INT इंट से। ठीक है, इंट, अब जैसे कैरेक्टर के अंदर आपको लिमिट डिफाइन करनी पड़ती है ना, इंट के अंदर ऐसा नहीं होता। इंट आप एज इट इज लिखते हो, आगे ब्रैकेट में कोई लिमिट वगैरह नहीं लिखते। ठीक है, बट लिमिट की हमें रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उसके लिए इंट के केस में क्या होता है, हमारे पास इंट के ही वेरिएंट्स हो जाते हैं। ठीक है, सो इट स्टार्ट्स विद टाइनी इंट। ठीक है, टाइनी इंट की लिमिट होती है मेरी 1, एक सिंगल डिजिट डाल सकता हूं मैं इसमें। फिर आता है मेरे पास स्मॉल इंट, स्मॉल इंट की लिमिट होती है मेरी 3, इसके अंदर मैं अप टू 3 डिजिट डाल सकता हूँ। देन आता है मेरा इंट, इंट के अंदर मैं अप टू 9 डिजिट डाल सकता हूँ। ठीक है, फिर आता है मेरा एक बिग इंट, बिग इंट में वो लिमिट हट जाती है, तो वट एवर द नंबर ऑफ डिजिट्स यू वांट टू एंटर यू कैन। ठीक है, सर स्क्रीन पर नहीं आ रहा। स्क्रीन पे नहीं आ रहा, मैं कुछ कर ही नहीं रहा स्क्रीन पे, स्क्रीन पे यही तो दिख रहा है। हाँ, स्क्रीन सही चल रही है, मैं स्क्रीन पे कुछ कर ही नहीं रहा था एक्चुअली, स्क्रीन पे यही लिखा हुआ है बस मैंने। ज्योति, ठीक है। ओके सर। हाँ, ठीक है, तो बिग इंट होता है जिसके अंदर से लिमिट हट जाती है। ओके, अब इंटीजर के बाद मेरे पास जो एक और डेटा टाइप आता है उसको हम कहते हैं डेट। ठीक है,
डेट में कुछ भी लिमिट वगैरह का कुछ भी ऐसे छोटे बड़े का कुछ नहीं है, आप सिंपली सिर्फ डेट लिखते हो एंड इट इज अंडरस्टूड कि वो डेट है, क्योंकि डेट में अंदर ऑलरेडी अपनी एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट। तो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ डेट कितने डाल सकते हो? 4, 2, 6, 2, 8, 8 ही कैरेक्टर डाल सकते हो मैक्सिमम। 2 फॉर डेट, 2 फॉर योर मंथ एंड 4 फॉर योर ईयर, है ना। 4 कैरेक्टर डाल सकते हो मैक्सिमम। तो इसमें डेट के ऊपर कोई लिमिट वगैरह का चक्कर है ही नहीं, ठीक है। तो ये 3 हमारे मेन डेटा टाइप होते हैं जिनको हम यूज करते हैं। एंड इसके अलावा देयर इज अ वेरी रेयर केस कि हम कोई और डेटा टाइप यूज करें, ठीक है। तो बात है टेबल क्रिएशन पे, ठीक है। अब हमें कुछ क्रिएट करना है, तो कमांड क्या रहेगा हमारा? क्रिएट। क्या क्रिएट करना है? टेबल। टेबल का नाम देंगे अब, ठीक है। टेबल का नाम कुछ भी देते हैं, लेट्स से एम्प्लॉयज दे देता हूं मैं, ठीक है। एम्प्लॉयज का डेटा मैं स्टोर करना चाहता हूँ, एम्प्लॉयज दे दिया मैंने, ठीक है। अब जो मेरी क्वेरी है वो यहीं पे खत्म नहीं होगी टेबल्स के केस में, ठीक है। टेबल जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ, साथ में मेरे को कॉलम्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आई विल पुट अ ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद अब यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट लाइन में आने की, या फिर जैसे मैं टैप करता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जस्ट एज इट इज लिख सकता हूँ एक ही लाइन के अंदर, या फिर बिना टैप करे भी लिख सकता हूँ। बट जब हम बहुत बड़ी बड़ी क्वेरीज बनाते हो ना, तो देयर इज एन इश्यू कि हाँ, रीडेबिलिटी का इशू आ जाता है। तो इस वजह से इट इज रिकमेंडेड कि आप एक प्रॉपर फॉर्मेट लेके चलो, ठीक है। तो एंटर्स टैब्स उसी लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयज है, इसके अंदर मैं सबसे पहले अपना कॉलम बनाता हूँ ईएमपी आईडी के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर आई वांट कि नंबर भी होंगे एंड कैरेक्टर भी होंगे, ठीक है। तो मैंने इसको डाल दिया एंड वेर कैर, एंड लिमिट दे दी मैंने, लेट्स से 10, कि मैक्सिमम 10 ही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मैंने लेट्स से डाल दिया एम्प्लॉय नेम, ठीक है। अगेन एंड वेर कैर, और इस बार नेम है तो बड़े हो सकते हैं, तो लेट्स से मैं इसकी लिमिट दे देता हूँ 50, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया, लेट्स से एज डाल लेता हूँ एक, ठीक है। एज मेरी इंटीजर होगी, ठीक है। अब क्योंकि एज के अंदर मैक्सिमम कितने 2 डिजिट आ सकती हैं, मैक्सिमम 2 डिजिट आ सकती है, मैं यहाँ पे स्मॉल इंट भी डाल सकता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि इंट स्पेसिस को ऑटोमेटिकली काफी अच्छे से हैंडल कर लेता है, इसलिए मैं इन सब पंगों में पड़ता ही नहीं हूँ, सिंपली इंट लिख देता हूँ, ठीक है। अब लेट्स से सैलरी डाल देते हैं कॉलम, इसको भी मैं इंट बना दूंगा, ठीक है। एक कॉलम डाल लेते हैं डिपार्टमेंट का, कि मैंने डिपार्टमेंट डाल दिया, डीपी डाल देता हूँ, इतना बड़ा क्या करना है, डिपार्टमेंट डाल दिया। अब डिपार्टमेंट का यहाँ पे नेम होगा, तो आई विल डू एंड वेर केयर, ठीक है। लिमिट में दे देता हूँ 20, इससे बड़ा तो डिपार्टमेंट नेम क्या ही होगा, है ना। और अगर मैं और कोई कॉलम डालना चाहूँ, तो लेट्स से एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल लेते हैं, हमारे पास सारे डेटा कवर हो जाएंगे ना, ठीक है। तो मैं डालता हूँ डीओजे, डीओजे की फुल फॉर्म है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। अब इसका क्योंकि डेट है, तो मेरा टाइप क्या होगा? डेट। सिंपली मैं इस तरीके से डेट लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा बन गया, डन है। इसको मैं बंद कर दूंगा, और कोड सेमीकोलन एंड करने के लिए क्वेरी, ठीक है। इसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कर लेता हूँ ऑल टेक्स्ट, जिससे मेरा कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, मतलब मेरा टेबल भी क्रिएट हो गया है। इसमें थोड़ा जूम करूँ अगर, यहाँ पे देखो कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली लिखा आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाके अब एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है। और अपना जो एसक्यूएल 12 पीएम वाला डेटाबेस है उसको ओपन करता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास टेबल्स का एक फोल्डर है। जब टेबल्स को ओपन करूंगा, तो देखो मेरे को dbo.employees दिख गया, राइट। एम्प्लॉयज के नाम से जो मैंने टेबल क्रिएट किया है वो दिख गया मेरे को यहाँ पे। तो मैं इसको भी अगर एक्सपैंड करूंगा, तो कॉलम्स कीज कंसर्न्स काफी चीजें हैं, बट मैं कॉलम्स अगर खोल के देखूं, तो देखो जितने भी कॉलम्स मैंने क्रिएट किए थे दिख गए यहाँ पे सारे, ठीक है। हाँ, ठीक है। और डीबीओ बेसिकली डेटाबेस ऑब्जेक्ट इसकी फुल फॉर्म तो है, बट द पॉइंट इज ना डीसीएल का थोड़ा सा पार्ट आता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ना यूजर की तरह यूज होता है हमारा, एक्सटेंशन की तरह नहीं। जब लेट्स से यू आर वर्किंग इन अ कंपनी, ठीक है, तो वहां पे आपको यूजर नेम दिया जाएगा, ठीक है। तो डीबीओ है,
ये ना मेरा बाय डिफॉल्ट एक यूजर नेम की तरह आप इसको मान सकते हो कि एक बाय डिफॉल्ट यूजर नेम डीबीओ बनता है। बट व्हेन यू आर वर्किंग इन अ कंपनी या कहीं पे भी, तो आप अपने यूजर नेम के हिसाब से चीजें डिफाइन करते हो। तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं सिक्योरिटी वाले, वो ये चीज मैनेज कर सकते हैं कि इसका ये वाला डेटा है, ये इसी को दिखेगा, इसका डेटा पब्लिक करना है तो ये सबको दिखेगा। तो इन इसके बेसिस पे वो सब चीजें मैनेज होती हैं। हाँ, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। बट वो फिर प्रॉपर डीसीएल का पार्ट हो जाता है, वो आपके अंडर नहीं आता है। ठीक है। आपके अंडर वही है कि आपको जो भी यूजर नेम दिया जाएगा आप उसी को यूज करोगे। ठीक है, क्लियर? ओके, तो इस तरीके से हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया। ओके, टेबल का हमें सब कुछ यहाँ पे दिख भी रहा है। ओके, अब मैं एक बार क्वेरी दिखा देता हूँ आपको, इसको आप क्रिएट कर लो जितना अभी तक हमने किया है। थोड़ा सा मैं छोटा कर दूँ, दिख रहा है ना क्लियरली सब कुछ? हाँ, एक बार अपने पास भी इसे क्रिएट कर लो। ठीक है, आप लोग भी इसे अपने पास क्रिएट कर लीजिए। सॉरी।
मतलब क्रिएटेड अब सॉरी हाँ अभी देखते हैं एसक्यूएल के नाम से आप नहीं बना सकते। मैंने पहले एसक्यूएल बैच बनाया था, उसका भी नहीं हुआ, फिर मैंने ये यहाँ पे आप कैसे रिफ्रेश करें, देखते हैं कौन सा डेटाबेस अवेलेबल है। कुछ भी नहीं है, आप 12 के नाम से बना लो, ठीक है। एसक्यूएल बैच मे बी देखो, अगर ब्लू नहीं हो रहा है तो होना चाहिए। नेम अगर ब्लू हो रहा है तो मतलब वो एक कीवर्ड है। किसके नो आइडिया, कोई बात नहीं, एसक्यूएल 1 के नाम से बना लिया। गाइस आपका कैसा चल रहा है? मुस्कान, विशाखा, ज्योति, काश। सर अभी मैं प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ, कल आके कर लूंगी जल्दी। अच्छा अच्छा ओके। बाकी लोग विशाखा, आकाश, मुस्कान कर रहे हो? लिख लिया सर। लिख लिया, ओके ओके। रन हो गया? यस। चलो ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, ठीक है। टेबल्स वगैरह क्रिएट कर लिया हमने। कल हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स के बारे में एंड टेबल व्यूइंग वगैरह के बारे में थोड़ी बहुत, ठीक है। तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा कंस्ट्रेंट्स एंड कीज, ठीक है। तो कल हम सर। वो कवर करेंगे, ओके ओके सर। ओके। तो आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू गाइस। चलो ओके गाइस, थैंक यू।